एक क्वेश्चन जो हर मिडिल क्लास का है कि भाई साहब 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि 1 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है साइकोलॉजिकल, वो बंदा जो 25,000 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर उसके पास 1 करोड़ आ जाए तो शायद वो साइकोलॉजिकल सोच सकता है कि अब मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना। मिडिल क्लास की कैलकुलेशन देखेंगे भाई साहब 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एफडी देखेंगे, गोल्ड देखेंगे, म्यूचुअल फंड देखेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। और साथ में क्या जो आज का 1 करोड़ है वो 5 साल 10 साल के 1 करोड़ के बराबर होगा, मतलब इन्फ्लेशन का कैलकुलेट भी करेंगे, टैक्स क्या है और कैसे बच सकता है। तो अगर आप भी एसआईपी करते या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे और कॉर्पस बनाने का सोच रहे तो शायद आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। 1 करोड़ का ही अमाउंट अपन ने क्यों लिया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई साहब 100 करोड़ भी कम। लेकिन अगर आप भारत में रहते हो, कोई सी भी सिटी रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो भी 1 करोड़ में आप बेसिक लाइफ तो जी ही सकते हो बहुत अच्छी। और अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हो, खुद का घर है, तो शायद और अच्छा भी हो सकता है। अब बात आती है भाई साहब मिडिल क्लास चाहता क्या है, बेसिक लाइफस्टाइल क्या होती है? 2 टाइम का अच्छे से खाना खाए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तीसरा बच्चों की अच्छी शादी, उसके बाद कुछ बेसिक इच्छा जैसे कि साल में भाई साहब परिवार के साथ 1 या 2 बार हॉलीडे घूम ले, उसके बाद कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी अगर हो तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपनी जगह, बट फिर भी एक इमरजेंसी का पैसा तो होना चाहिए। तो ये एक मिडिल क्लास के लिए बेसिक लाइफस्टाइल होती है। अब बात करते हैं सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, किसमें बनने की संभावना होती है? तो हर मिडिल क्लास के दिमाग में आता है बैंक एफडी। तो चलो कुछ इतिहास देखते हैं। 1981-82 को भाई साहब एफडी का रेट था 8.5, फिर उसका कम हुआ, बढ़ा, और जब मैं पैदा हुआ 1993 में, जब एफडी का रेट 12 था, फिर 10, 9, 8, 9 होते होते ये आपको ऑफिशियल आरबीआई की साइड में मिल जाता है, और आज 2026 में करीबन 6.97 के आसपास चल रहा है। मान लीजिए आज अगर एफडी का रेट 15% हो तो आप बहुत खुश होंगे, आम आदमी बहुत खुश होता है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि एफडी का रेट अगर 15% होगा ना भाई साहब, तो इन्फ्लेशन, महंगाई कम से कम 12-13% रहेगी। दूसरे कारण भी रहते, बट मेनली इन्फ्लेशन के हिसाब से एफडी का रेट रहता। तो आज अगर बैंक का एफडी आपके पास 6-7% दे रहे तो शायद इन्फ्लेशन हो सकता है 4 से 5%। उसके अलावा फिर आरबीआई की पॉलिसी रहती है, डिमांड एंड सप्लाई रहती है, तो करीबन 7% के आसपास। और आप क्या चाहते हो, भविष्य में महंगाई बढ़े या कम हो? तो अगर महंगाई कम होगी तो शायद एफडी का रेट भी कम हो सकता है। तो हम एक काम करते, 7% लेके चलते, 7% से कैलकुलेट करते कि भैया कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने को महीने का कि 1 करोड़ की संभावना हो जाए। तो भाई साहब अगर आप 10 साल तक 57,775 रुपए का महीने का इन्वेस्ट करेंगे तो संभावना है कि शायद 1 करोड़ बन जाए, संभावना, ठीक है। लेकिन सबसे दुख वाली बात है कि मिडिल क्लास की सैलरी इतनी होती है बहुत सारे लोगों की, 25, 30, 40 हजार। तो भाई साहब वो इन्वेस्ट करेगा कि खाएगा क्या, जीवन कैसे व्यतीत करेगा? 15 साल की बात करें तो 32,000 रुपये महीना करेगा, तब शायद संभावना है कि 15 साल में 1 करोड़ बने, ठीक है। 20,000 रुपये महीने की अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा एफडी में 20 साल तक, 7% अगर अपन ने मान के चला, तो शायद संभावना है कि 20 साल में बन जाए। 25 साल में 12,300, 30 साल में 8,200, भाई साहब 5600 रुपए अगर महीने का इन्वेस्ट करेगा एफडी में 35 साल तक, तो बन पाएगा 1 करोड़ संभावित। मतलब ये तो वही बात होगी जब मैं 60, 70, 80 खाऊंगा तो बनेंगे। तो ओवरऑल देखें तो भाई साहब एफडी से भी पॉसिबल है, लेकिन शायद समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। और अगर भविष्य में ब्याज दरें कम हुई, आज अमेरिका में एफडी का रेट क्या है, 60-4.5%, और कुछ यूरोपियन देश ऐसे वहां तो नेगेटिव है, ठीक है, और शायद जापान में भी शायद आधा 1% के आसपास है। और अगर भविष्य में भारत अगर डेवलप हुआ, साथ में महंगाई अगर कंट्रोल हुई, कम हुई, तो शायद हो सकता है कि एफडी का रेट 7% गिर के 6-5 भी आ जाए। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, बट हमने 7% के हिसाब से कैलकुलेट करा। तो भाई साहब पहला ऑप्शन से बन तो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट शायद ज्यादा करना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन दिमाग में यही आता है मिडिल क्लास के, सोना। तो चलिए सोने का इतिहास देखते हैं। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी moneyblaster.com, वहां पर जाएंगे आप, डाटा पे जाएंगे तो निफ्टी, गोल्ड डाटा, सिल्वर, मैं सब कुछ डालने वाला हूँ। गोल्ड की बात करें तो भाई साहब 1964, करीबन 60, 62, 61 साल पहले 10 ग्राम सोने का भाव था 63 रुपए 25 पैसे। फिर बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ। जब ये मैंने ब्लॉग लिखा था, आर्टिकल लिखा था करीबन 22 जनवरी को 2026 को, तब रेट था 1,52,000। तो लोग अभी बहुत सोना सोना कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं अधिकांश रूप में। फिर भी आपने देखा होगा 2022 के बाद 48 तो ठीक है, नॉर्मल चल रहा था, फिर 52, 65, 80, 81 और 1,52। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि भैया 2-3 साल में जितना सोने ने रिटर्न दिया ना, शायद भविष्य में भी ऐसा देगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रिटर्न सोने का अनसर्टेनिटी से आया, जियोपॉलिटिकल टेंशन से आया। भविष्य में कभी ना कभी सेटल होगा, सब सही होगा फिर से, क्योंकि प्रकृति का नियम है, दिन है तो रात भी, अभी रात है तो दिन भी आएगी, अच्छा समय भी आएगी। बट इतिहास देखें हम 40, 50, 60 साल का सोने का, तो जो आइडियली उसका नेचुरल जो रिटर्न है देने की संभावना है, वो 40, 50, 60 साल में देखा गया है कि 8, 9, 10% के हिसाब से दिया था पास्ट में, ठीक है। तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट वही मंथली एसआईपी शायद संभावित उसमें ज्यादा लग सकती है।
तीसरा ऑप्शन है क्या, वो है कैपिटल मार्केट, जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट या फिर आम लोग जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। ये मैंने इसलिए रखा भाई साहब क्योंकि बैंक, एफडी, गोल्ड, कैपिटल मार्केट 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का देखे तो तीनों एसेट क्लास में सबसे ज्यादा पास्ट में जो रिटर्न दिया है वो कैपिटल मार्केट में दिया है, शेयर मार्केट ने दिया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने दिया है, पास्ट से देखा गया तो। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क भी वही होता है। अब कैपिटल मार्केट में भाई साहब आप दो तरीके से लगता हो, या तो आप डायरेक्ट लगा दो या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू। डायरेक्ट तभी लगाना चाहिए जब आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज हो, कंपनी को जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो सब जानते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, आप ट्रैक कर पाते हो और आपको नॉलेज है 10-15 साल का, तो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। और अगर आपको नहीं है तो भाई साहब इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो स्किल्ड होता है, समझदार होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी स्किल्ड के हिसाब से कंपनी में शेयर खरीदता है, बेचता है, मैनेज करता है और छोटी सी फीस रख के आपको रिटर्न देने की संभावना रखता है, ठीक। तीन तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप या फिर ईटीएफ, मैं एक ही मानता हूं क्योंकि जनरली ईटीएफ जो रहते हैं लार्ज कैप, वैसे स्मॉल कैप और मिड कैप के ईटीएफ होते हैं, बट मैं लार्ज कैप मतलब निफ्टी ईटीएफ की बात कर रहा हूं। अब आज के समय 2020 के बाद तो लोग स्मॉल कैप के पीछे पागल ही हो रहे हैं क्योंकि पास्ट में शायद बहुत ज्यादा रिटर्न दिया और आम लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं, रिस्क नहीं देखते, जो कि बहुत गलत चीज होती है। हमेशा रिटर्न के साथ रिस्क भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों में से देखेंगे तो भाई साहब तीनों का रिटर्न पास्ट में क्या क्या मिला, चलिए देखते हैं। तो लार्ज कैप की रिटर्न की बात करें तो ये जो एनएवी है रिटर्न, ये 25 मार्च 2026 तक का डाटा है, मतलब आज तक का। तो भाई साहब जैसे निप्पॉन, आईसीआईसीआई करंट देखा जाए तो 15% मैक्सिमम और 10 साल में 10%, मतलब 10% से लेके अभी तक 15% के आसपास पास्ट का रिटर्न इसने दिया। वही बात करें भाई साहब मिड कैप की तो एडलवाइस, इन्वेस्को, निप्पॉन, कोटेक यहाँ देखे तो ज्यादा दिया है, करीबन एडलवाइस ने पिछले 10 साल में 19 के आसपास और मिनिमम गया है 14 के आसपास। तो लास्ट 10 साल का देखे तो 14% से लेके 19% के आसपास पिछला डाटा, पिछला एनएवी के हिसाब से मिला है। स्मॉल कैप की बात करें तो निप्पॉन, एक्सिस, एचडीएफसी, एसएसबी सब ये यहाँ पर पिछले 10 साल की बात करें तो मैक्सिमम 21 और मिनिमम 14, ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप ने सब ने एवरेज जो रिटर्न दिया है, मैं अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब 10% से लेके 20% ये रेंज में गया, ठीक है। भविष्य में क्या मिलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पिछले 5, 10, 15, 20 सालों का देखा गया तो इतने के आसपास दिया था। तो भाई साहब हम क्या एज्यूम करके चले कि भविष्य में कुछ तो अमाउंट एक बने, क्या एजम्पशन लेके चले। तो सेबी के हिसाब से, एमफी के हिसाब से भाई साहब अगर आप 10, 11 या मैक्सिमम 12% सीएजीआर लेके चलते हो तो एक अच्छा एजम्पशन होता है, क्योंकि भविष्य में कुछ अमाउंट बने तो उसके लिए कुछ एजम्पशन तो करना पड़ेगा ना। लेकिन पास्ट में देखिए 10 से लेके 20 तक के आसपास दिया था लार्ज, मिड, स्मॉल। तो हम क्या लेके चले, 10, 11, 12। तो देखिए लार्ज कैप में हम जो लेके चल रहे वो 12% मान के चल रहे, लेके चल रहे। मिड कैप में हम मान के चल रहे सिर्फ 15% और स्मॉल कैप में हम 16% एज्यूम करके चल रहे हैं। ना हम 20% लेके चल रहे हैं ना हम 10%, हम एवरेज बीच का लेके एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 12%, 15%, 16% एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे कि भाई साहब क्या क्या संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें नॉर्मल एसआईपी। अगर कोई लार्ज कैप या लार्ज कैप ईटीएफ में एसआईपी करता है तो उसे अगर हम 12% मान के चल रहे, एजम्पशन करके चल रहे, तो करीबन 43,000 रुपए महीने की एसआईपी करेगा, तब जाके 10 साल में संभावित हो सकता है कि 1 करोड़ बने। 43,000 भाई साहब इतनी तो सैलरी होती किसी मिडिल क्लास के। चलिए दूसरा ऑप्शन, 20,000 रुपए महीने की करेंगे तो शायद संभावना है कि 15 साल में बन जाए, शायद, क्योंकि हम 12% लेके चल रहे हैं। ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है उसमें अगर 20,000 एसआईपी कर देगा तो घर कैसे चलेगा। तीसरा ऑप्शन देखते कि भाई साहब कोई अगर 10,000 रुपए की महीने की एसआईपी करे और 12% अगर मिला संभावित तो शायद 20 साल में बन जाए। अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। अगर आप 36,000 रुपए महीने की एसआईपी करें और अगर हम 15% एज्यूम लेके चले तो शायद 10 साल में 1 करोड़ बनने की संभावना है। दूसरा, अगर आप 15,000 रुपए महीने की एसआईपी करो किसी मिड कैप में और 15% एज्यूम करो तो शायद 15 साल में संभावित हो 1 करोड़। और तीसरा, अगर कोई 6600 रुपए महीने की करे, 15% उधारण और 20 साल में शायद 1 करोड़ बनने की संभावना। तो मिड कैप में आपको लग रहा है कि शायद बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे लार्ज से मिड, मिड से स्मॉल जाते रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर स्मॉल कैप, अगर कोई 34,000 रुपए महीने की एसआईपी करेगा और 16% एज्यूम करके चला, वैसे 16 बहुत ज्यादा होता है बट हम ये पास्ट का लेके चल रहे हैं, जो कि हमने इतिहास में लार्ज कैप 12, मिड कैप 15 और स्मॉल कैप 16 जो हमने पास्ट में देखा वही हम लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में क्या मिलेगा वो तो हमें नहीं मालूम, बट 16% के हिसाब से तो भाई साहब 10 साल में बन सकता है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है, 34,000 रुपए महीना। 13,500 की कोई अगर एसआईपी करेगा 15 साल तक, 16% अगर मान के चले तो शायद 1 करोड़ बन जाए, ठीक। 5,800 रुपए की महीने की एसआईपी करेगा 16%, तो 20 साल में संभावित 1 करोड़ बन जाए। तो भाई साहब
सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है मालूम है? 15,000, 20,000, 25, 30, 40, 50,000 तो मिडिल क्लास की सैलरी ही होती है। अगर वो इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट कर देगा तो घर कैसे चलेगा? तो और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं या तो प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में या बिजनेस, कुछ भी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जो बंदा आज से 5 साल पहले 10,000 में जॉब कर रहा था, वो आज 10,000 में नहीं कर रहा, वो 12, 15, 20 में कर रहा होगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं कि भाई साहब स्टेप अप। मतलब साथ के साथ अगर आपकी सैलरी बढ़े या फिर इनकम बढ़े तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, स्टेप अप बढ़ा है उतने ही रेशियो में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई साहब 12% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी साल की बढ़ती और अगर आप 12% के हिसाब से स्टेप अप एसआईपी भी बढ़ा है, इस साल जैसे 100 रुपए, अगले साल 112 रुपए, ऐसे ऐसे करके 12% उसका बढ़े, तो क्या संभावना हो सकती है? देखिए, तो 27,500 के एसआईपी करोगे तो शायद 10 साल में संभावित 1 करोड़ बने। 11,000 के एसआईपी करोगे तो शायद 15 साल में 1 करोड़ की संभावना हो। 4,500 रुपए महीने के एसआईपी करोगे 12% स्टेप अप से तो शायद 20 साल में संभावित हो। वहीं चलो मिड कैप में, तो भाई साहब 25,000 रुपए महीना करना पड़ेगा। 15% अगर हम एज्यूम करें स्टेप अप तो 10 साल में संभावित हो। और अगर 15 साल की बात करें तो भाई साहब 8,000 के आसपास लगेंगे। और वहीं 20 साल की बात करें तो भाई साहब 3100 रुपए महीने में भी संभावित हो सकती है, बशर्ते 12% का स्टेप अप होना चाहिए। तीसरा लेके चले स्मॉल कैप, तो भाई साहब सिर्फ 22,000 रुपए महीने की एसआईपी करोगे किसी स्मॉल कैप फंड में तो शायद 10 साल में संभावित हो। और सिर्फ 8,000 रुपए महीने की कोई एसआईपी करेगा 12% स्टेप अप से तो 15 साल में संभावना हो। सिर्फ 2800 रुपए महीने की कोई एसआईपी करेगा स्मॉल कैप फंड में, और हम एज्यूम कर रहे हैं 16% के हिसाब से, तो 20 साल में 1 करोड़ बनने की संभावना होगी। तो मतलब क्या समझे आप मालूम है? इसका मतलब एक ही है कि अगर टाइम बढ़ा रहे हो तो पैसा कम लग सकता है, और अगर आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करनी पड़ेगी। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सिंपल फॉर्मूला, अगर मैं कम अमाउंट से एसआईपी करूं तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर मैं ज्यादा अमाउंट से करूं तो कम समय में बन सकता है। ठीक है, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो भाई साहब ये जितने भी पॉसिबल कैलकुलेशन है मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1,000, 2,000 रुपए महीने की एसआईपी करो और 5 साल में 1 करोड़ बन जाए। नहीं, ये सब मिसलीडिंग है, गलत है, रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकल था, आप कुछ भी मान लो। लोग तो 2,000, 3,000 रुपए महीने की एसआईपी इसलिए कर रहे हैं कि वो 25-30% मान के चल रहे हैं, जो कि गलत है भाई साहब। एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से प्लानिंग होती है। अब बात करें एज की, तो भाई साहब जो 15 से 20 साल के लोग हैं ना, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो किसी स्मॉल कैप फंड में एज्यूम करके चलते 15-16, और अगर 2-2,500 रुपए की एसआईपी करे तो उनके पास तो भैया 40-45 में बनने की संभावना हो सकती। लेकिन वो बंदा जो 30 साल का है, 35 साल का, वो थोड़ा खुश है कि चलो ठीक है, शायद रिटायरमेंट तक थोड़ा कॉर्पोरेट बन सकता है। और जो बेचारे 40 साल, 50 साल के, वो दुखी है। तो देखो भाई साहब, एक और बेस्ट एग्जांपल लेके आयो कैसे बन सकता है। अगर आपके पास लमसम 5 लाख रुपए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहते हैं भाई साहब एफडी, ग्रेजुएटी वगैरह के हाथे, ठीक, प्लस अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में अगर आप डाइवर्सिफाइड कर देते, प्लस उसका 12% स्टेप अप करते हो कि इस साल 5,000, अगले साल 6,000, उस हिसाब से 12%, और हम एज्यूम करके चल रहे भाई साहब 15% का अगर मिल गया सीएजीआर, तो 15 साल में संभावना है कि 1 करोड़ बन जाए। यही रियलिस्टिक एग्जांपल है जो कि हमने पास्ट के रिटर्न को देख के कैलकुलेट करा है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो रातों रात करोड़पति बना सकती है, कोई भी गैम्बलिंग वगैरह चीज नहीं है, रियलिस्टिक चीज है। इसके अलावा एक ही चीज ऑप्शन है जो आपके लिए बेहतर हो सकती है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। एक नौकरी के भरोसे आप नहीं चढ़ सकते। अगर आप स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है, स्किल मतलब वो जो कि पढ़े लिखे और जिनके पास कुछ ना कुछ क्वालिफाइड डिग्री है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो बन सकते हैं भाई साहब, कोचिंग पढ़ा सकते हैं। ठीक, कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी करके वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। पार्ट टाइम सर्विस दे सकते हैं। पार्ट टाइम सर्विस मैंने देखा है जो कि अकाउंटिंग का काम करता है, ऑफिस का काम करता है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार है जो मैंने देखा है कि हफ्ते में एक बार जाके बंदा शाम को 2 घंटे में उनका पूरा बिलिंग वगैरह पूरा सिस्टम संभाल लेता, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम में बन जाता है। एजेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बन जाओ तो आपका उसका कमीशन। डाटा एंट्री, बहुत सारे से काम है भाई साहब जो मैनुअली चलते, शाम को आके 1-2 घंटे में डाटा एंट्री करनी पड़ती है। मेल राइटिंग अगर आपको आती है तो ठीक। दूसरा नॉन, मतलब वो लोग जिनने बीएससी, बीकॉम कर लिया और उसके बाद सोच रहे अब क्या करना, वो भी नॉन स्किल में आते हैं। ठीक है, डिग्री का कोई महत्व नहीं है जब तक आपके पास स्किल नहीं है। तो नॉन स्किल की बात करो तो भैया आप कंपनी जाते हो, कुछ भी कर रहे हो तो कार वॉश कर लो। इनफैक्ट मेरा जो लड़का आता है वो हर संडे 4-5 गाड़ी धोता है और महीने के 40-50 कार के आसपास धो देता है, ऑफ टाइम मिला के, तो एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। ठीक है, हैंडलिंग, कई सारे ऐसे लोग हैं भाई साहब जो घरों में वजन वाली चीज उठाना, काम करना, ये करना, वो कर सकते। रैपिडो,
स्विगी और जोमेटो इंस्टा उसमें आप अटैच हो सकते हो। पार्ट टाइम आप शॉप में, बहुत सारी ऐसी दुकान है जहाँ रेस्टोरेंट आइसक्रीम की शॉप है जहाँ शाम को भीड़ लगती है, तो एक्स्ट्रा 2-4 घंटे के लिए आपको 2-5 हज़ार तो कोई दे ही सकते हैं। अगर आप मेल है फीमेल है तो भाई साहब सिलाई कढ़ाई सभी के लिए, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन ये पार्ट टाइम काम हम कर सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी के अलावा एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। तो मान लो इस सारे एग्जांपल से एक बंदे को अच्छा लगे भाई साहब मैं 8,000 रुपये महीने की एसआईपी करूंगा तो 15 साल में संभावना होगी। अब 8,000 उसकी सैलरी 20,000 है, वो बोल रहा है कि भाई साहब मैं सिर्फ 3,000 कर सकता हूं, 8,000 नहीं कर सकता, 5,000 कहां से लाओ। तो अगर वो ये वाला काम करेगा तो भाई साहब मेन सोर्स तो उसकी सैलरी 20,000 आ रही है, लेकिन जब अदर सोर्स इसमें से कमाएगा ना तो 20,000 तो उसकी सैलरी मिलेगी प्लस महीने का 4-5 हज़ार रुपये अलग कमाई लेगा। तो 20,000 रुपये से तो भाई साहब उसका घर चल जाएगा और 5,000 रुपये का वो इन्वेस्टमेंट अलग से कर देगा, जिससे उसके गोल पूरे होने की संभावना होगी। तो भाई साहब कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का, ये है कि भाई साहब टाइम ज्यादा लग सकता है 15 से 20 साल। क्यों? क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट है कम। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मिले, ज्यादा समय पहले मिले, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा नियम है, ज्यादा अमाउंट कम समय, कम अमाउंट ज्यादा समय, ठीक है। दूसरा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि तो पॉसिबल हो सकता है, वरना 1,000 2,000 3,000 की एसआईपी से शायद पॉसिबल तो हो, लेकिन समय इतना हो कि फिर आपके पास लाइफ एंजॉय करने का टाइम ना हो। दूसरा, शॉर्टकट टू गेट रिच इम्पॉसिबल है। और अगर आप सोच रहे कि भाई साहब कम अमाउंट से कम टाइम में बन जाए तो वो भी इम्पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब हमारा गोल 1 करोड़ बनाना नहीं है, हमारा गोल है इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाना। हम जो भी सैलरी कमाते हैं, जो भी इनकम आती है, अदर सोर्स से कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करें फ्यूचर में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं जो हर वीडियो में कहता हूं, 10 साल 15 साल 20 साल बहुत ज्यादा समय होता है। अगर आपने गलत फंड किसी गलत एडवाइजर या गलत इन्फ्लुएंसर से ले लिया और अगर 10 साल 15 साल 20 साल निकल गए ना साहब, तो ये वापस नहीं आएगा, आखिरी में सिर्फ अफसोस बनेगा। इसलिए किसी अच्छे फंड मैनेजर एडवाइजर से सलाह लेके आपकी सैलरी कितनी, आपकी इनकम कितने, आपके गोल क्या, उस हिसाब से एसआईपी डिजाइन कराइए और एसआईपी करिए। लंबे समय तक हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, तो शायद संभावित आपके गोल पूरे हो जाए। और आज का जो 1 करोड़ है, इन्फ्लेशन अगर अपन 6% मान के चले तो भाई साहब 15 साल बाद वो करीबन 2.5 करोड़ के आसपास कहलाएगा। 20 साल बाद 3-20 और 30 साल बाद 4.5 करोड़। मतलब जो चीज आप आज 1 करोड़ में खरीद रहे हो वही चीज 15 साल बाद शायद आपको 2.5 करोड़ की मिले, 30 साल बाद 4.5 करोड़ की मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब 1 करोड़ गोल नहीं है, गोल हमारा है इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाना। अब बात आती है भाई साहब टैक्स की, कि आज के समय 2026 में अगर 1 करोड़ बन जाए, मान लो किसी का बन गया, उसे विड्रॉल करना है तो कितना टैक्स लगेगा। देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी इंडिया में 12.5% है, प्लस 1.25 लाख की रिबेट है। मतलब अगर आप 1 साल में 1.25 लाख का विड्रॉल करते हो, प्रॉफिट होता है उस पर लगेगा, 1.25 लाख का प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बचा जो अमाउंट है उस पर 12.5% लगेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर 1 करोड़ है और आप बना रहे तो 2 एसआईपी करें, आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, ठीक है। उसमें ये होगा कि 2 लायबिलिटीज रहेगी, और ये करना इलीगल नहीं है, लीगल ही है। तो अगर हस्बैंड का फंड में 50 लाख है और वाइफ के फंड में 50 लाख है, और मान लीजिए वो 6 लाख रुपए साल का निकाल रहे हैं, मतलब 3 लाख इधर से निकाल रहे, 3 लाख इनमें से निकाल रहे, तो 1.25 लाख माइनस कर दो, इधर भी 1.25 लाख माइनस कर दो, बचा कितना 1.75, तो सिर्फ 1.75 पे 12.5% लगेगा। मतलब टैक्स टोटल 21,000 इधर और 21,000 इधर, तो करीबन 42,000 के आसपास साल का टैक्स लगेगा। लेकिन ये रफली कैलकुलेटर, असली कैलकुलेट कब होता है मालूम है? एनएवी से। तो हो सकता है कि संभावना इससे कम लगे। मैंने काफी वीडियो ऐसे रियलिस्टिक बनी जिसमें पास्ट हिस्टोरिकल एनएवी से कैलकुलेट करा है और इफेक्टिव टैक्स काफी कम आया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब टैक्स और इन्फ्लेशन इतना जरूरी नहीं है जितना एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ठीक है। तो अगर आप 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने इस वीडियो में सारी बना दी है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।